अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस इज इन स्पेन। आज की एपिसोड इज विद मुनीबा जो सिर्फ 21 साल की उम्र में अपना ब्रांड एक्सेसरीज बाय मिराल स्टार्ट कर चुकी हैं। स्पेन में रहते हुए एज अ यंग देसी गर्ल बिजनेस शुरू करने का एक्सपीरियंस, उनकी लर्निंग, उनके ड्रीम्स, सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया है। चलें स्टार्ट करते हैं। वेलकम मुनीबा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। थैंक यू, मैं भी ठीक ठाक। आप कहाँ से हैं, कब आई हैं स्पेन? अच्छा, मैं पाकिस्तान से हूँ। पाकिस्तान में पैदा हुई थी, लेकिन जब मैं 3 साल की थी, छोटी सी थी मैं, तो फिर हम स्पेन आ गए थे लोग्रोño में। तो फिर मेरी जो बचपन है वो मेरा लोग्रोño में ही गुजरा है। ओके, फैमिली के साथ आई थी आप, आई गेस। हाँ जी, मैं फैमिली के साथ आई थी। ओके, तो फिर कैसा गुजरा बचपन लोग्रोनियो में? बचपन काफ़ी अच्छा गुजरा, क्योंकि वहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी थी, दोस्तें बन गई थी, और फ़ील ही नहीं हुआ उस टाइम कि हम स्पेन में हैं। फ़ील उस टाइम हुआ जब हम यहाँ आए, पुएब्लो में। लेकिन लोग्रोño में सच फ़ील नहीं होता था कि हम पाकिस्तान में नहीं हैं, क्योंकि वहाँ सब कुछ होता था। 14 अगस्त मनाया जाता था, और मस्जिद में जाते थे, वहाँ मिलाद होते थे, तो ऐसा फ़ील नहीं होता था, अच्छा लगता था। आप किस साल में आए थे इधर लोग्रोनियो? अच्छा, मुझे याद नहीं है ठीक से, क्योंकि मैं काफ़ी छोटी थी, तो काफ़ी अरसा हो गया, लेकिन आई थिंक मैं काफ़ी छोटी थी। मुझे सही से साल याद ओके नहीं ओके ओके, नो प्रॉब्लम। वैसे मैं पूछ रही थी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। तो फिर अब आप कौन से, किस जगह आपने बोला लोग्रोनियो नहीं है? नहीं, अब हम कास्टिया-ला मंचा, वहाँ पे एक पुएब्लो है, तो हम वहाँ से हैं, अल्कासर के करीब। तो क्या चेंज आया वहां जाकर आप? यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज था हमारे लिए, ख़ास करके मेरे लिए, क्योंकि लोग्रोño में आपको पता है कि सब पाकिस्तानी थे, दोस्तें बनी हुई थी, सबको जानते थे, और यहाँ ना एक बहुत बड़ा चेंज था मेरे लिए, क्योंकि यहाँ ना कोई पाकिस्तान, जब हम आए थे तो यहाँ ना कोई पाकिस्तानी था, ना कोई पाकिस्तानी दुकान थी, मतलब इंडियन भी नहीं थे, मतलब कोई नहीं था ना, सिर्फ स्पेनिश लोग थे यहाँ। तो काफ़ी मुश्किल था यहाँ एडजस्ट करना, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता फिर करना ही पड़ता है, जहाँ आप आ गए तो फिर करना ही पड़ता है एडजस्ट। अब फिर आहिस्ता-आहिस्ता हो ही गया। अब जब कोई पाकिस्तानी मिलता है तो अब मुझे अजीब लगता है कि अब मैं इनसे कैसे इंटरैक्ट करूँ, क्योंकि वो स्किल्स ही ख़त्म हो गई हैं, इतने साल पाकिस्तानी लोगों से इंटरैक्ट किए बगैर, तो अब अजीब लगता है मुझे। और फिर स्पेनिश कम्युनिटी से इंटरेक्शन कैसा रहा उस वक्त जब आपने चेंज किया, लोग्रोनियो से उस पुएब्लो में गए? तो कैसा इंटरेक्शन रहा? उन्होंने अच्छे से रिसीव किया या आप खुद इतना नहीं मिले? अच्छा, मैं क्वार्टो दे प्राइमरिया में, जब मैं यहाँ पुएब्लो में आई थी, ओके। तो मैंने क्वार्टो दे प्राइमरिया से शुरू किया था। तो जो मुझे टीचर मिली थी, और जो मेरे क्लासमेट्स थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे से मुझे जो है ना रिसीव किया। मेरी टीचर मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देती थी। ऐसे जैसे आप किसी छोटे बच्चे को ट्रीट करते हो, वो मुझे वैसे ट्रीट करते थे। तो मुझे काफ़ी जो है ना अच्छे से उन्होंने रिसीव किया। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे बुरा ट्रीट कर रहे हैं, या मैं किसी अनजान जगह आ गई हूँ। ईज़िली जो है ना मैं उनके साथ मिल हिल के मतलब हो गई थी ना। फिर आगे आपने क्या सोचा? फिर आपने करियर डिसीजन क्या लिया? क्या शेयर करना चाहेंगे आप? अच्छा, मैं ये शेयर करना चाहूँगी, पढ़ाई के बाद काफ़ी साल मैं देखती थी, पहले पहले तो था नहीं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब रील्स आई और सारा कुछ, मैं देखती थी कि लोग स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, अपने लिए कुछ कर रहे हैं, तो मुझे होता था कि यार मुझे भी कुछ करना है, क्योंकि पिछ पहले कुछ चीज़ें ट्राई की थी, लेकिन वो इतनी अच्छे से हुई नहीं, या वो चली नहीं, तो फिर मैं काफ़ी वो मायूस हो गई थी कि यार मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर लास्ट ईयर इन अगस्त में, आई थिंक जुलाई में, हाँ, जुलाई में मेरी सब बहनें आई हुई थी, तो हम ये बात कर रही थी कि यार लोग सब ना सब कुछ कर रहे हैं, और हम कुछ क्यों नहीं कर रहे? हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। तो वो यही बातें कर रही थी, बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो मैं
इनकी बातों को मैं सीरियस ले ही नहीं थी रही ना। मैंने कहा यार ये ऐसे ही बातें करते रहेंगी और इन्होंने करना कुछ है नहीं। लेकिन मुझे ये नहीं था पता कि मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि जब ये बातें कर रही थी तो अचानक से पता नहीं कहाँ से मैंने उनसे पूछा, अगर मैं बिज़नेस स्टार्ट करूँ तो आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे? इवन के ये सवाल बहुत ऑब्वियस था कि ज़ाहिर-सी बात है वो उन्होंने मुझे सपोर्ट करना था, लेकिन मुझे नहीं था पता कि ये एक सवाल va ser el comienzo de mi बिज़नेस। तो हम्म। वो मेरे लिए अब अभी मैं सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ यार ये सवाल तो मैंने पूछा था, मैंने सोचा, ना मैंने समझा और मैंने ये सवाल कर दिया और मैंने अपना बिज़नेस शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है कभी-कभी जो चीज़ें हम बिना सोचे समझे हम शुरू कर लेते हैं वो आपके लिए काफ़ी अच्छी जो है ना बाद में साबित हो जाती हैं। फिर आपने कौन-सा बिज़नेस स्टार्ट किया? काफ़ी यंग एज में स्टार्ट किया। आप बहुत यंग हैं। हाँ, जी मैं 22 इयर्स की हूँ। आपने क्या बिज़नेस स्टार्ट किया? क्या डिसीज़न लिया कि कहाँ से स्टार्ट करना है? अच्छा, मैं उस टाइम पे मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था इन चीज़ों का। मैंने अपनी बहनों की मदद से मुझे बस ये पता था कि मैंने कुछ ऐसा करना है जो हर किसी के पास ना हो। मतलब कुछ यूनिक हो, कुछ ऐसा हो कि जो सिर्फ़ मेरे पास हो। हुँ, हुँ। स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ़ ज्वेलरी रखी थी, ठीक है? मॉडर्न ज्वेलरी जो अभी हम सब यूज़ करते हैं। लेकिन फिर मुझे तसल्ली नहीं हुई, मुझे लगा कि किसी चीज़ की कमी है। कंप्लीट नहीं मैं फ़ील कर रही थी ना। मेरा ये था कि अच्छा जब हम यहाँ विलेज में आए थे, तो यहाँ मैंने आपको बताया कि कुछ नहीं था मिलता यहाँ। कोई चीज़ नहीं थी मिलती और जब ईद आती थी, तो मुझे चूड़ियों की, मेहंदी की, ख़ास करके गजरों की मुझे बहुत कमी महसूस होती थी। जब मैं रील्स में पाकिस्तानी लड़कियों को देखती थी कि वो पहन रही हैं, ये कर रही हैं, मतलब मुझे बहुत ना वो होती थी कि यार मेरे पास क्यों नहीं है? यहाँ मिल भी नहीं सकता ना। वो चीज़ जो है ना फिर पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर आई कि यार गजरे बनाने हैं, गजरे। ओह नाइस। जो कि यहाँ नहीं मिलते, मतलब ईज़िली नहीं मिलते। मेरे पास जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं मिलते। तो मैंने गजरे बनाने स्टार्ट किए और पूरे दिल से बनाए, क्योंकि गजरे ही एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे अपने कल्चर से भी कनेक्ट कर रही थी और मैं कुछ ऐसा बना रही थी जो मैं दिल से बना रही हूँ और जो कि लोगों से आई थिंक लोगों को पसंद भी आएगा, जो कनेक्ट भी करता है लोगों से। तो आप फ्रेश फ्लावर्स के गजरे बनाती हैं? नहीं, मैं आर्टिफ़िशियल फ्लावर्स के गजरे बनाती हूँ, मगर फ्लोरिसिकस का यूज़ करती हूँ। वो ऐसे लगते हैं फिर कि वो फुल्ली आर्टिफ़िशियल भी नहीं होते और फुल्ली फ्रेश भी नहीं होते। ओके। एक एक मिक्स है। ओके, ओके, ओके। तो फिर कैसा रहा है अब तक एक्सपीरियंस? क्योंकि ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो गए आपको? हाँ जी, 6 महीने हो गए हैं, हुँ, हुँ। काफ़ी अच्छा रहा है। कुछ 1-2 महीने ऐसे भी आए कि जहाँ मुझे लगा कि शायद मैं कुछ ठीक नहीं कर रही, मतलब ऐसा क्यों? काफ़ी, क्योंकि 1-2 महीने जो है ना कोई ऑर्डर नहीं था आया ना, हुँ, तो हुँ, मैं हुँ। काफ़ी मायूस हो गई। मायूस नहीं थी, मुझे था यकीन अल्लाह पे कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे इस रास्ते पे डाला है तो अल्लाह ताला आगे भी मेरी मदद करेंगे। और ज़ाहिर-सी बात है कोई भी चीज़ आपको किसी टेस्ट के बगैर नहीं मिलती ना, आपको टेस्ट अप्रूव करना होता है तो तब भी अल्लाह ताला जो है ना आपको फिर आसानी भी देते हैं, मुश्किल के बाद आसान है। यही था, कुछ 1-2 महीने ऐसे गुज़रे कि मुझे लगा कि शायद मैं कुछ गलत कर रही हूँ, शायद मैं ठीक नहीं कर रही, सब कुछ करके देख लिया, पता नहीं क्या कमी है। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने कहा हार तो एक ऑप्शन है ही नहीं, हार मैं मान ही नहीं सकती। इस चीज़ में मुझे मेरे इस्तिख़ारे ने मेरी बहुत मदद की। मैंने इस्तिख़ारा किया और मैंने अल्लाह हुँ, पे छोड़ हुँ। दिया कि अल्लाह ताला मुझे रास्ते दिखाएँगे। फिर हुँ, हुँ। न्यू ईयर आया और माशाल्लाह से फिर मुझे फिर से यकीन हो गया कि जो मैं कर रही हूँ, ठीक कर रही हूँ और मैंने आगे बढ़ना है इस चीज़ को लेकर। तो आपको ऑर्डर्स कहाँ-कहाँ से आते हैं? अच्छा, मुझे ज़्यादातर ऑर्डर्स बार्सिलोना से आते हैं। हुँ, अभी हुँ। तक मेरे जितने ऑर्डर्स आए हैं बार्सिलोना के थे और कुछ यहाँ पुएब्लो के ही थे। हुँ, लेकिन हुँ। ज़्यादातर बार्सिलोना ही। हुँ, हुँ। और फिर कैसा फिर रिव्यू आता है? रिव्यू तो अभी तक बहुत अच्छा आया है। जितने भी आए हैं
बहुत अच्छे आए। इस तरह के आए कि मुझे हिम्मत मिल जाती है कि मैं आगे इस चीज़ को लेकर जाऊँ। और काफ़ी अच्छा मुझे एक चीज़ है कि मुझे जब आपको पता है पेमेंट आती है तो लोगों को खुशी होती है कि पेमेंट आ गई है ना, तो मुझे पेमेंट से बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। मुझे तब खुशी होती है जब रिव्यू आते हैं और मुझे बताते हैं कि उनको अच्छा लगा है, उनको उन्होंने पहना है तो उनको कैसा लगा है, उनको फ़ील कैसा हुआ मेरा ऑर्डर रिसीव करके। तो ये बात मुझे ज़्यादा खुशी देती है। तो इस चीज़ से जो है ना मुझे सुकून भी मिलता है और एनर्जी भी मिलती है कि हाँ, मैं ठीक कर रही हूँ, मैंने आगे बढ़ना है। चलिए दैट्स वेरी नाइस। आप अभी मैंने कुछ दिन पहले भी एक किसी जो न्यू ज्वेलरी का वो भी स्टार्ट कर रही है देसी ज्वेलरी का, उनसे हमने पॉडकास्ट उनके साथ की थी। मैंने उनसे भी सवाल किया था कि अगर हम सोचने को बैठे कि भाई इस तरह की तो चीजें हर जगह ही होती है ना, लाइक शुरू करने से पहले के ज्वेलरी हर कोई तो नहीं, मतलब बहुत सारी ब्रांड्स हैं और जी, बहुत सारे जी, ऑप्शंस हैं, ऑनलाइन ऑप्शंस हैं। और बार्सिलोना जैसे सिटी में या कोई और सिटीज में स्पेन के बड़े शहरों में ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि हम देसी हाँ जी। थोड़े बहुत ही हों बेशक, लेकिन हम जाके उनसे खरीद सकते हैं। तो आप अपनी जो प्रोडक्ट है आप उसको कैसे वैल्यूएबल बनाते हैं, कैसे डिफरेंस बनाते हैं कि वो लोग उस आपके प्रोडक्ट से अट्रैक्ट होके आपसे बाय करें, और खुद को कैसे मोटिवेट करते हैं कि इतनी बड़ी मार्केट में एक छोटी ब्रांड भी स्टार्ट कर ली, अच्छा मुझे पहले लाइक वो अटेंशन ग्रैब करें दूसरों की। इस चीज़ में पहले तो मेरा इतना वो नहीं था। मेरा ये था कि मैंने कुछ ऐसा लेकर आना है जो हर किसी के पास ना हो, मतलब ओके। रिपीट ना हो वो चीज़ ना। लेकिन जब मैंने गजरे बनाने शुरू किए तो मुझे वाक़ई लगा कि शायद ये चीज़ और लोगों के पास नहीं है। और जो चीज़ डिफ़रेंशिएट करती है दूसरे लोगों से वो ये है कि मैं जो बनाती हूँ हाथ से बने मतलब हैंडमेड होते हैं ना। मेरी क्रिएटिविटी मेरे पास है, वो किसी और के पास है ही नहीं। हो सकती है लोग दूसरे तरीके के बना सकते हैं गजरे, मुझसे ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो क्रिएटिविटी मेरे पास है, जो मैं चीज़ बना सकती हूँ, वो कोई और नहीं बना सकता। और फिर गजरे जो मैंने बनाए उसमें मैंने काफ़ी नोट किया और मुझे इस चीज़ में रिव्यू भी मिले कि इस तरह के गजरे हमें कहीं और नहीं मिल सकते। ओके, नाइस। यानी कि आपकी एक यूनिक प्रोडक्ट है ये हाँ जी। गजरे, क्योंकि ज्वेलरी वगैरह ब्रांड्स तो फिर भी कहीं और से आप गजरे भी ले कहीं और सकते हैं। से मिल सकते हैं। देखिए गजरों के भी टाइप्स होते हैं ना, कलर्स होते हैं, बनाने का हम्म, तरीका बहुत सारे हैं। लेकिन जो तरीका मैं यूज़ कर रही हूँ शायद वो कोई और अभी नहीं यूज़ कर रहा। शायद ओके। फ्यूचर में आकर कर लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे ये है कि जो मैं कर रही हूँ वो मेरे हाथ में है सिर्फ़ अभी। ओके, वाओ, नाइस। नाइस, इसलिए मैं पूछ रही थी क्योंकि कभी कभी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि ये तो ऑलरेडी मार्केट में है, हाँ इसका जी। मतलब ये तो नहीं है कि आप नहीं कर सकते, हाँ लेकिन जी। आपको उसको किसी और तरह, फिर या तो आप किसी और जगह उस सेल करें या आप उसको किसी और तरह प्रेजेंट करें। मैं इसलिए आपकी टेक्निक्स पूछ रही थी, क्योंकि ज्वेलरी के हवाले से क्या क्या आपका ओपिनियन है, ज्वेलरी भी आपकी कुछ इस तरह डिफरेंट है? हाँ जी, मैं कोशिश करती हूँ कि ज्वेलरी ऐसी हो, इस टाइप की हो कि रिपीट ना हो। मतलब जितनी मेरी कोशिश रहती है कि थोड़ी-सी यूनिक ही हो ना। और मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि मैं जो चीज़ कोई और फ़िलहाल कर रहा है, उनके पास है, मैं भी वो लेकर आऊँ। तो मेरा हमेशा से यही होता है कि मैंने कुछ ऐसा लेकर आना है जो sea único, sea diferente। असल में मेरी उर्दू इतनी थोड़ी-सी वीक है, कोई तो मसला मेरी नहीं, मैं हमारी भी स्वाहिली ऐसे ही है। ज़्यादा बोलती हूँ। हाँ, नहीं हमारी तो भी ऐसी है, कोई मसला नहीं। तो अच्छा, फिर एक और सवाल जो मैं पूछना चाहूंगी वो है कि स्मॉल बिजनेस को स्टार्ट करना आपको क्या लगता है कि उसमें क्या क्या डिफिकल्टीज है और क्या क्या आसानी है, स्पेशली ऑनलाइन बिजनेस? अच्छा आसानियाँ तो ये हैं कि आपके पास देखिए प्लेटफ़ॉर्म है, इतने बड़े टिकटॉक, इंस्टाग्राम। टाइम लगता है लेकिन लोग आपको जानना शुरू कर देते हैं। अगर सिर्फ़ लोकल हो तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये
प्लेटफ़ॉर्म ना होते, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता क्योंकि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ सिर्फ़ स्पेनिश लोग रहते हैं, ठीक है? हम्म। और फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाना था कि मैं चीज़ दूसरे लोगों तक कैसे लेकर आऊँ, कि तब तक तो थी ही नहीं कोई चीज़ ना। तो यहाँ के लोग आपको पता है फिर कुछ पसंद करते हैं, कुछ नहीं भी पसंद करते और कुछ लोग हमारे पूर्वों के लोग तो फिर ऐसे कि वो नहीं पसंद करते ना। मतलब है अच्छे ओके। लोग लेकिन वो इतना पसंद नहीं करते। तो मुझे लगता है एक आसानी ये है लेकिन स्टिल मुझे लगता है आपको जो है ना मुश्किल मेरे लिए जो अभी तक आई है वो यही है कि मैं एक पुएब्लो से हूँ और मेरे लिए मुश्किल हो जाता है अगर कोई चीज़ लेनी है फॉर एग्जांपल आप लोग सिटी से है ना तो हज़ार दुकानें हैं। आप किसी भी दुकान से कोई भी अर्जेंटली आपको कोई चीज़ लेनी है तो आप जाकर ले सकते हैं। हर टाइप की चीज़ आपको मिल सकती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हमारे सिर्फ़ एक चीनों से बाज़ार ग्रंथ वहाँ से हम जो है ना चीज़ें लेते हैं, वहाँ भी इतनी वैरायटी नहीं है, तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सिटी में एक और मुझे जो आई है कि por ejemplo recogida, जो pedidos recogida पे होते हैं, वो मेरे लिए जो है ना एक सबसे बड़ा चैलेंज था। क्योंकि बार्सिलोना में, लोग्रोño में लड़कियाँ जाकर ले सकती हैं अपने ऑर्डर्स, उनको ज़्यादा हम्म। आसानी हो जाती है, उनको एनवीओ नहीं पड़ती। लेकिन मेरा ये मसला है कि मैं कहीं जा नहीं सकती, लोग रिकोहेर करने नहीं आ सकते, तो उनको फिर एनवीओ भी ज़्यादा उनके लिए हो जाती है। तो ये मेरे लिए एक हम्म। है स्ट्रगल, लेकिन मुझे लगता है कि अगर अल्लाह पे यकीन हो तो सब कुछ हो ही जाता है। रिस्क और कामयाबी देने वाला अल्लाह है। उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। तो मुझे ये काफ़ी पहले था कि मैं कैसे करूँगी, पता नहीं लोग करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन ये जो अभी तक मुझे ऑर्डर्स आए हैं तो मुझे लगा कि नहीं, अल्लाह ताला चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। मुझे मुझे कंटिन्यू करना होगा। दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी। मोस्टली ऑर्डर्स किस ओकेजन्स पे आते हैं? आपको क्या लगता है, कोई इवेंट हो या वैसे ही लोग लेते हैं? अच्छा, अभी तक तो वैसे लिए लेकिन एक मेरा ऑर्डर आया था बात पक्की के लिए। एक हम्म। लड़की ने अपनी भाभी के लिए ऑर्डर किए थे गजरे, तो वो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मतलब मैं किसी की इतने स्पेशल मोमेंट के लिए किसी हम्म। ने मुझ पे ट्रस्ट किया कि वो उन्होंने गजरे लिए हैं अपनी भाभी के लिए, तो वो मेरे लिए एक स्पेशल मोमेंट था और बहुत अच्छा भी लगा था। बाकी अच्छा, मैं जी, जी। मुनीबा, हमने मेंशन नहीं किया आपके पेज का। आई वुड लाइक टू मेंशन, एक इट्स एक्सेसरी बाय मिराल, राइट? बाय बाय मिराल एक्सेसरीज। हाँ, अच्छा, बाय। मिराल का नाम भी एक स्टोरी है क्योंकि लोगों को लगता है कि मिराल मेरा नाम है लेकिन मिराल मेरा नाम नहीं है, मिराल मेरी भांजी का नाम है। ओके। ओके, तो जी। आपने उनके नाम पे रखा है। हाँ जी, क्योंकि मेरी जब हम नाम सेलेक्ट कर रहे थे तो मेरी बहनें नाम बता रही थी और मैं कहती थी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, मुझे मुझे पसंद ही नहीं थी पसंद नहीं थे आ रहे ना। तो अचानक से मेरी बहन ने मज़ाक में कहा, वो सीरियस नहीं थे, उसने कहा मिराल। पता नहीं क्यों वो नाम मेरे दिल को लग गया कि हाँ, मिराल, क्योंकि मैं कुछ नाम ऐसा चाहती थी कि जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो। तो फैमिली मेरे भांजियाँ, भांजे मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं। तो मैं चाहती थी कि उनसे जुड़ी चीज़ हो ना। तो पर कasualidad ये भी था कि मेरे जो बाकी सोब्रिनोस एंड सोब्रिनास हैं, उनके नाम का एक भी लेटर जो है ना मिराल में ऐड है। तो मेरे लिए वो स्पेशल था कि चलो मिराल में एक तरह से मेरी जान है ना, मतलब बहुत एक्स्ट्रा स्पेशल हो गया था मेरे लिए। और आप ऑर्डर्स कहाँ से लेती हैं? आप इंस्टाग्राम या टिकटॉक? हाँ जी, मैं ज़्यादातर इंस्टाग्राम से लेती हूँ और एक अदर अगर टिकटॉक पे आ जाए बात हम्म। पक्की वाला टिकटॉक पे ही आया था जो कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। लेकिन हाँ जी, ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे ही आते हैं। ओके, आप जो अगर यहाँ पे कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? अच्छा, मैं उनको एक ही एडवाइस दूँगी कि अगर आप कोई काम शुरू करते हैं और अल्लाह पे यकीन रखते हैं, तो फिर आप ये भी अपने दिमाग में रखें कि मुश्किलें आएँगी।
ऐसा टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि आप नहीं कर सकते, आप इस काबिल नहीं हैं, क्योंकि आपका दिमाग आपको जो है ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें कहता है जो कि सच नहीं होती। ऐसा मोमेंट ज़रूर आता है स्पेशली बिज़नेस में कि आप खुद को जो है ना वो करते कि मैं नहीं कर सकती, मैं कुछ गलत कर रही हूँ या मैं इस चीज़ के काबिल हूँ ही नहीं, मैं नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है जब आप अल्लाह का नाम लेकर कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, तो आपको यकीन होना चाहिए अल्लाह पे, और फिर ये भी यकीन होना चाहिए कि मुश्किलें आती हैं, लेकिन मुश्किलें ज़्यादातर नहीं रहती, आसानियाँ बाद में आती हैं। टाइम लगता है लेकिन आ जाती हैं, और यही कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और जस्ट आप करते रहें। अल्लाह आप कभी भी आपकी मेहनत का आपकी मेहनत को ज़ाया नहीं करते, हमेशा आपको सिला उस चीज़ का मिलता है। टाइम लगता है कि कभी आपको ज़्यादा लग जाता है, कभी किसी को कम लग जाता है, लेकिन रिज़ल्ट्स आते हैं। अगर आप मेहनत करते हैं तो रिज़ल्ट्स ज़रूर आते हैं। दैट्स इट। मैं कुछ पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि इतनी यंग एज में बिज़नेस स्टार्ट करना एक एडवांटेज है या डिसएडवांटेज? लाइक कि एक फ़ायदे में होता है कि बहुत यंग एज में स्टार्ट कर देना, या फिर थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं होता? अच्छा, मुझे लगता है कि ये बेंतहा में आता है, क्योंकि आप जब स्टार्ट करते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का नहीं पता होता। अगर आपकी मदद करने वाला कोई नहीं है तो फिर तो बिल्कुल आपको किसी चीज़ का आइडिया नहीं होता। तो आपको सीखने में टाइम लगता है, आपको ग्रो करने में टाइम लगता है। तो मुझे लगता है जितनी जल्दी आप शुरू कर सकते हैं किसी चीज़ में, तो आप कर लें, ताकि एक आपको ऐसा ना लगे कि यार मुझे पहले शुरू कर लेना चाहिए था ना। क्योंकि फिर बाद में काफ़ी और कुछ भी चीज़ें आ जाती हैं, और शायद अगर मैं 25 की एज में शुरू करती, 24 की एज में शुरू करती, तो मैं करती ही ना इस चीज़ को शुरू। तो मुझे लगता है जितनी जल्दी आप कर सकते हैं आप करें, क्योंकि हर चीज़ को टाइम लगता है, हर आपको ग्रो करना होता है, आपको अपनी मिस्टेक्स रियलाइज़ होती हैं कि यार ये मैंने सही किया, ये मैंने गलत किया। आप इम्प्रूव कर सकते हैं, आपको टाइम मिल जाता है। लेकिन आप अगर लेट शुरू करते हैं, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, मगर मुझे लगता है कि काफ़ी पहले शुरू कर लेना चाहिए अगर आपको मौका मिलता है तो। और आपको क्या लगता है सबसे ज़रूरी एक्शन क्या है बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए? लाइक फर्स्ट स्टेप देने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन क्या है? आई थिंक वो ये है कि आप खुद से एक वादा करें कि जो आप स्टार्ट करने लगे हैं, वो कोई भी चीज़ आसान नहीं होती। तो आप अपने दिमाग में ये रख लें कि आप जो स्टार्ट करने लगे हैं, उसमें आपको नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है, मुश्किलें भी आएँगी, अच्छे मोमेंट्स भी आएँगे, लेकिन आप जहाँ हैं, आपने वहीं खड़े रहना है। अगर आप गिर जाते हैं, तो आपने फिर से उठना है। मतलब एक चीज़ होता है ना कि कुछ लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो उनके अंदर एक दुविधा होता है कि यार पता नहीं होगा, अगर ना हुआ तो मैं छोड़ दूँगा या छोड़ दूँगी। तो आई थिंक ये दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि अच्छा एक टाइम तक ना चला तो मैं इस चीज़ को बंद कर दूँगा या बंद कर दूँगी। मुझे लगता है कि आप जब शुरू करते हैं तो आप अपने दिमाग से ये निकाल दें, खुद से वादा कर लें कि रिंदिर से नो सुनापसियों। आप गिव अप नहीं कर सकते, गिव अप करना आपके लिए ऑप्शन है ही नहीं। एक लिमिट अपने दिमाग में रखें ही ना कि ये चीज़ ना चली, ना हुई मुझसे तो मैं करूँगा ही नहीं या मैं बंद कर दूँगा। तो ये चीज़ आप स्टार्ट करते वक़्त खुद से ये एक वादा कर लें या जो भी है आप कर लें कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको उसी चीज़ पे खड़े रहना जहाँ पे आप पहले दिन से थे। आप क्योंकि मोटिवेशन तो आपको पता है कि आती है और जाती है। मोटिवेशन का तो कुछ है ही नहीं। अगर आपका माइंड क्लियर है तो फिर आपको कोई चीज़ नहीं रोक सकती। नहीं, लेकिन मेरा सवाल, आई डोंट नो, आपने उसी सेंस में कहा है, लेकिन लाइक फर्स्ट स्टेप हम कैसे दें जब अगर हमारे माइंड में कोई आइडिया आता है कि हमें इस चीज का बिजनेस स्टार्ट कर लेना चाहिए, या हमें लगता है कि मेरे पास ये टैलेंट है जिससे मैं इसको अपना एक कैरियर भी बना सकता हूँ, तो उसको हम बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए पहला स्टेप क्या क्या लेना चाहिए हमें? अच्छा, इस सेंस में स्टेप, अगर आपके दिमाग में पहले कोई
आइडिया आता है, तो पहले आई थिंक जो मैंने किया था कि वो यही है कि आप एक नोटबुक लें और आप अपने सारे आइडियाज़ जो भी आपके दिमाग में आता है आप उसको लिखें। फिर आप उसको हम्म देखिए क्योंकि हमारे जो दिमाग में होते हैं अगर जब हम वो किसी पेपर में लिखते थे तो वो हमें ज़्यादा क्लियर नज़र आता है। मुझे हम्म लगता है कि जब आप स्टार्ट करने की सोचते हैं तो स्टेप यही होता है कि आपके दिमाग में जो जो भी चीज़ आती है, आइडियाज़ आते हैं, हर चीज़ वो आप नोट करें उस चीज़ को और फिर जो है हम्म ना वहाँ से आप अपनी अ, आहिस्ता-आहिस्ता नहीं अपनी मर्ज़ी से आप जो है ना उसको ऑर्डिनर करें, प्लानिफ़िकार करें और आई थिंक फर्स्ट स्टेप तो आई थिंक यही होता है, अगर मैंने आपका सवाल सही समझा तो। जी, 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 जी। और फिर लाइक जैसे आपने बताया कि आप अपनी फिर करीबी लोगों से शेयर करें, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स से हो, उससे उनसे कितनी मोटिवेशन मिलती है? आपको लगता है उनकी सपोर्ट कितनी ज़रूरी होती है? अच्छा, मुझे लगता है फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि अभी जब मैं थोड़ी-सी हो जाती हूँ डिमोटिवेट तो मेरी फैमिली बहुत ही सपोर्ट करती है कि यार कोई नहीं तुम्हारे पास अभी टाइम है, तुम अभी शुरू कर रही हो, अभी तो तुम्हारे हुँ, पास बहुत हुँ। टाइम है। तो वो आपको एक तरीके का कंसोल करते हैं जब आपको लगता है कि नहीं आप नहीं कर सकते तो वो आपको सहारा देते हैं। स्पेशली अच्छा और जब ऑर्डर्स आते हैं तो तब तो ज़्यादा वो आपको जो है ना वो मोटिवेशन देते हैं, आपको वो करते हैं कि यू कैन डू इट क्योंकि जब मेरे ऑर्डर्स आते हैं तो सबसे ज़्यादा खुश मेरे घर वाले ही होते हैं, मेरी अम्मी हुँ, होती हुँ। हैं कि तुम्हारा ऑर्डर आया है, तुम्हारा ऑर्डर आया है। तो हुँ, अ, हुँ। अच्छा सबसे ज़्यादा जल्दी डिलीवर ऑर्डर करने की मेरी अम्मी को होती है कि वो मुझे कहती रहती है, "तुमने ऑर्डर भेज दिया? तुमने ऑर्डर भेज दिया? टाइम से भेज देना।" उनको टाइम से पहुँचाना चाहिए। मेरी भांजी वो आकर मुझसे पूछती है आंटी आपका ऑर्डर आया है? आंटी आपका ऑर्डर आया है? किस चीज़ का ऑर्डर आया है? तो वो ये छोटे-छोटे सवाल मुझे आपको इन मोटिवेट करते सवालों में हैं। सपोर्ट नज़र आता है उनका। तो आई थिंक सपोर्ट काफ़ी ज़रूरी होता है फैमिली का। एंड जैसे आपने अभी शुरू में बताया कि जैसे आप यहाँ पे इस पुeblo में मूव हुए तो बहुत मुश्किल था। एक तो लाइक कि भई एक्सेस चीज़ों का इतना नहीं था, पाकिस्तानी देसी चीज़ों का। उसके अलावा अगर कोई मुश्किलात रही हैं आपको? अच्छा मुश्किल ये थी स्पेशली मेरे लिए कि एक तो मुझे अपनी दोस्तों की बहुत ज़्यादा याद आती थी और एक पता है पाकिस्तानी कम्युनिटी का उस टाइम पे जब हम लोगरों में थे तो हमारा काफ़ी अच्छा बॉन्ड था सबके साथ। तो ओके। ऐसा लगता ही नहीं था कि हम किसी अनजान जगह में हैं। लेकिन जब हम पुएब्लो में आए तो मुझे वाक़ई में फ़ील हुआ कि अब हम किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ मैं किसी को नहीं जानती, कोई मुझे नहीं जानता और पता नहीं अजीब-सी अजनबी-सा फ़ील हो रहा था ना कि पता नहीं कहाँ आ गए हैं हम। वो वो हमें पाकिस्तान लग रहा था और ये हमें वाक़ई स्पेन लग रहा हुँ, था कि हुँ, अब हम हुँ। स्पेन में आए हैं। क्योंकि अगर जो असल स्ट्रगल थी हमारी वो पुएब्लो में आकर शुरू हुई थी ना, हुँ, तो हुँ। वो काफ़ी चेंजिंग मोमेंट था। अच्छा जब मैं लोग्रोñो में लोग्रोñो से पुएब्लो में आने वाली थी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं था पता कि मैं जानने वाली हूँ लोग्रोñो से। हुँ, आई हुँ। रिमेंबर कि मैं छोटी-सी थी, मैं बाहर खेल रही थी अपनी दोस्तों के साथ अपनी दोस्त के हुँ, साथ। हुँ। तो अचानक से मेरी बहन आती है और मुझे घर के अंदर ले जाती है और मुझे बूट पहनाती है पता नहीं मुझे तैयार करती है और मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। उसने मुझे गाड़ी में बिठाया, ना मुझे टाइम मिला कि मैं अपनी दोस्त से मिल सकूँ, अलविदा कह सकूँ। मुझे कोई टाइम मिला ही नहीं है। मैंने अपने किसी दोस्त को कुछ नहीं कह सकी और आई रिमेंबर उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया, मेरी फैमिली बैठी और हम गाड़ी चल पड़ी और मैं वहीं देख रही थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है मतलब अचानक से ये क्या हो गया क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हम मूव होने वाले हैं। तो वो मेरे लिए एक मोमेंट अभी तक मैं याद करती हूँ तो मुझे बहुत अजीब लगता है क्योंकि मेरी दोस्त मुझे देख रही थी मैं गाड़ी में बैठी हुई तो वो मुझे देख रही थी और वो भी हैरान परेशान थी, मैं भी हैरान परेशान थी। तो वो एक मोमेंट मुझे अभी तक थोड़ा-सा परेशान करता है, उदास कर देता है लेकिन
फिर सोचती हूँ कि जो हुआ चलो अच्छा ही हुआ। फिर वहां पे पहुंचकर फिर क्या स्ट्रगल हुई आपकी? पहुँचकर अच्छा यहाँ के लोग आपको शहर में इतना पता नहीं पता चलता है कि नहीं, लेकिन पुएब्लोस में आपको पता है वो ज़्यादा थोड़े-से ना रिज़र्व होते हैं यहाँ के लोग। वो ज़्यादा रिलिजन में भी अपने वो होते हैं, ज़्यादा उस चीज़ को देते हैं और थोड़े-से पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन रेसिस्ट। रेगिस्तानी हैं ज़्यादातर लोग। वो पाकिस्तानियों को पसंद नहीं करते। कहते पता नहीं कहाँ से आ गए ये के, लेकिन मुझे अच्छे लोग मिले, नो डाउट हम्म। मेरी टीचर्स बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे आते साथ ही फ़ील हुआ कि मैं इन लोगों को मैं पसंद नहीं आई। ओके। क्योंकि कुछ मेरी क्लासमेट्स ऐसी थी, क्योंकि तब तो मैं छोटी थी, बाहर की दुनिया से तो मेरे इतना ताल्लुक थे था ही नहीं। लेकिन स्कूल में मुझे फ़ील हुआ था कि अ, इन लोगों को मैं पसंद नहीं आ रही, ये मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, स्पेशली गर्ल्स। तो वो वहाँ हम्म। से मुझे रिजेक्शन फ़ील हुई कि ये मुझे क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे, मैं तो न्यू हूँ, मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था। तो वो लड़कियों से रिजेक्शन फ़ील करना वो आई थिंक एक और लड़की के लिए काफ़ी थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप सहारा ही उन्हीं में ढूँढते हैं, लड़कियों में। क्योंकि मेरी हम्म। क्लास में लड़के थे, लेकिन 5 ही लड़कियाँ थी। तो वो मेरे लिए काफ़ी एक मुश्किल था, क्योंकि वो उनकी नज़रों में मुझे नज़र आता था कि वो मुझे हेट करती हैं, वो मुझे पसंद नहीं करती। तो मेरी टीचर मुझे डिफेंड करती थी, मेरे बाकी क्लासमेट्स मुझे डिफेंड करते थे, लेकिन लड़कियों में मुझे था कि वो बाद में भी उस क्लास से निकल के भी बाहर भी मुझे फ़ील होता था कि लड़कियाँ पसंद नहीं करती, पता नहीं क्यों नहीं पसंद करती। तो ये एक मेरे लिए थोड़ा-सा चैलेंज था, फिर लेकिन कैसे कॉप अप किया? कैसे इसको फिर आपने आगे लेके चली? कितना टाइम लगा फ्रेंड्स बनाने में उधर? अच्छा स्कूल में काफ़ी मैं नहीं थी बोलती इतना, थोड़ी-सी शाय थी, लेकिन हाई स्कूल में आकर फिर थोड़ी-सी पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर एक्सट्रोवर्ट रूह आ गई, तो वहाँ से मैंने खुद ही बातें मतलब क्लास में से बातें करना और इस तरह से फिर मैंने खुद ही अपनी बेस्ट फ्रेंड बनाई थी। वो भी मेरी तरह शाय थी, तो मैंने उससे दोस्ती की, फिर उसके बाद मेरी उससे ही दोस्ती रही, मतलब बाकी क्लास में से थी अच्छी, लेकिन मेरी फिर हम्म। एक ही रही अभी तक जो है। तो यही था इतना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी उनके साथ बनती नहीं है, जो मेरी हम्म। वाइब है वो उनके साथ नहीं है। और मैं थी भी थोड़ी-सी देसी, तो उनको मेरा देसीपन समझ ही नहीं था आता, तो वो मेरे लिए काफ़ी अजीब था, लेकिन बाकी सही हो गया था आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना, फिर मुझे भी चीज़ों की समझ आने लगी कि ये लोग कैसे रहते हैं, मैंने कैसे रहना है इनके साथ। तो आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें नॉर्मल हो गई, लेकिन काफ़ी पहले थोड़ा-सा बहुत अजीब रहा मेरे लिए, क्योंकि पता नहीं अब मैं कैसे मैनेज करूँगी। डू यू थिंक इस सब ने आपके ऊपर कोई मार्क छोड़ दिया या इसकी सेल्फ एस्टीम पे थोड़ा असर पड़ा या हाँ, ऐसा सच इतना कोई? हाँ जी, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको जो है ना याद रह जाती हैं, आप भूल नहीं सकते। इवन कि आपको वो चीज़ें अब मैटर नहीं करती आपके लिए, लेकिन फिर भी दिल में चीज़ रह जाती है आपके कि शायद ये ऐसा होता या ना होता। तो मेरा उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने हाई स्कूल में आकर मैं काफ़ी एक्सट्रोवर्ट हो गई थी। हम्म। मैं बातें-शातें करती थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन उसके बाद फिर से मैं जो है ना इंट्रोवर्ट हो गई। मेरा सोशलाइज़ करने का दिल नहीं था करता। काफ़ी साल मैं 1-2 साल डिप्रेशन में भी रही। वो मेरे लिए चीज़ें रही थोड़ी-सी मुश्किल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद ठीक हो गई सब कुछ। लेकिन वो ये कि मैं फिर से दोबारा इंट्रोवर्ट अब हो गई हूँ ना, अब मेरा नहीं दिल करता बात करने का, किसी से हिल ऐसे क्यों? आपको जाने क्या का। लगता है ऐसे क्यों है? पता नहीं, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा मसला यही है कि मेरी हर किसी के साथ बनती ही नहीं है। मतलब जो हम्म। मेरी सोच है वो दूसरे लोगों से काफ़ी डिफरेंट है। इवन कि मेरे अपने घर में मेरी मुझे सब कहते हैं कि तुम बहुत अलग हो। वो एक बच्चा नहीं हम्म। होता कि जो सब
चावल खाती है लेकिन ये रोटी खाता है, मैं वो वाली बच्ची हूँ। तो मैं काफ़ी अजीब पता नहीं अजीब कहना चाहिए लेकिन काफ़ी डिफरेंट हूँ सबसे ना। मेरे पसंद नापसंद और गोरों के साथ तो मेरे अंदर जो देसी रूह है फिर वो स्पेनिश लोगों के साथ नहीं वो मैच नहीं करती और अब तो बिल्कुल भी मैच नहीं करती। जो अब माहौल हो गया है, जो इनका बैठने उठने का तरीका है, जो ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो वो मेरे सूट नहीं करती ना, मेरे मुझे वो पसंद नहीं आता। तो इसीलिए फिर आई प्रेफर कि मैं जो है ना चुप ही रहूँ, मैं ज़्यादा ना बोलूँ। अभी तो आप बहुत यंग है, इतना इजी नहीं होता। हाँ जी, नहीं अभी थोड़ा-सा मैंने अभी फिर से जब से मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया तो मेरे अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस आया। पहले मेरे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन अभी मेरे अंदर फिर से वो चीज़ आनी शुरू हो गई कि हाँ मैंने अपने आप को सामने लेकर आना है। क्योंकि जो पहले मेरे अंदर वो शायनेस थी कि मुझे डर लगता था, मेरे को इंतज़ार होती थी, अब मेरे अंदर वो आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ी-सी कम होती गई है। तो अभी मैं खुद को अच्छा फ़ील करती हूँ कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। मैं अब बाहर जाती हूँ तो मैं अच्छे से इंटरैक्ट करती हूँ, अच्छे से कॉन्फिडेंस से बोल लेती हूँ। क्योंकि पहले हम पता है बोल बाहर जाते तो ज़्यादा तो हम तरतमुलियार करते हैं, पालावरस फालतार हो जाते हैं। लेकिन अब ये कि अब ये चीज़ भी आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना ठीक होती गई है। आपको क्या लगता है बिजनेस या कोई जॉब या प्रोफेशनल कोई भी चीज हो, जब हम अपनी पर्सनल लाइफ से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तो वो हम पे कितना इम्पैक्ट करता है, किस तरह हमें ग्रूम करता है? तो आई थिंक जब आप न्यू जगह में जाते हैं तो आपको अगर अच्छे लोग मिल जाएँ, जॉब में हो या बिज़नेस में, तो आपको आई थिंक वो थोड़ी-सी एनर्जी भी मिल जाती है, मोटिवेशन भी मिल जाती है। आई थिंक अम्बियंते का बहुत असर होता है। अगर आपका अम्बियंते अच्छा है तो आपको और एनर्जी मिलती है अच्छा करने का, अपने आप को कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकालने का। लेकिन अगर अम्बियंते ही अच्छा नहीं है, आपको इनसिक्योर फ़ील होता है या आपको वहाँ डिग्रेड किया जाता है, तो वहाँ भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है फिर आप खुद को अपनी असल पर्सनैलिटी या आप जो हैं असल में उसको बाहर निकालना। तो मुझे लगता है अम्बियंते का काफ़ी रोल होता है इस चीज़ में, जो कि मुझे अच्छा मिला ज़्यादातर। चलें, थैंक यू सो मच मुनीबा। वेरी वेरी गुड लक कहूँगी आपको और आपके बिजनेस में। आई होप अल्लाह ताला इसमें और बरकत करे और आपके बहुत सारे ढेर सारे ऑर्डर्स आए इंशाल्लाह। कीप इट अप। अभी वही बात है जो आप कह रहे हैं कि जो हमने पहले बात की, यू आर वेरी यंग, अभी तो बहुत आगे जाना है इंशाल्लाह। सो गुड लक, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।